वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका देश के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने पीछे जो इस सीरीज के क्या क्या हमने कवर कर लिया है। देखो दोस्तों, हम मौलिक अधिकार अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी ये तीसरा पार्ट है जो आज की क्लास है। इससे पहले इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। पहले पार्ट में हमने ये बताया था कि मौलिक अधिकार क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, आखिर मौलिक अधिकार हैं तो एक भारतीय नागरिक के तौर पे हमें क्या-क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो एक नागरिकता की अवधारणा को सशक्त करती है, ठीक है। और साथ ही हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया था। आपको यदि 12 और 13 से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, मौलिक अधिकार पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों हमने बेसिकली आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 बहुत ही एक तरीके से विस्तृत तौर पे डिस्कस किया, जिसमें हमने वाद देखे, जिसपे हमने क्रीमी लेयर की अवधारणा देखी, आरक्षण देखा, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण की अवधारणा कैसे सकारात्मक तौर पे एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो देखा। आर्टिकल 15 को अच्छे से देखा और आर्टिकल 16 को। आपको यदि इन आर्टिकल से रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है तो आप वहां पे देख लीजिए। मौलिक अधिकारों को बहुत ही बेहतर तरीके से धीरे धीरे दिमाग में बैठा के पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो बेसिकली हमारी तैयारी का बेस है दोस्तों। और मौलिक अधिकार बेसिक यहाँ पे लिखती हूँ, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो, लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि ये वैसा टॉपिक है जहां पे होते ना घोषित तौर पे क्वेश्चन आएंगे, तो इस टॉपिक को हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं, हल्के में लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। और आज की कक्षा जो 3 है दोस्तों उसमें हम बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे आर्टिकल 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आप लोग बने रहिए इस कक्षा में मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से आप अपने एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और आंसर पोल की सुविधा भी आपको मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि यूपीएससी के पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा मिलती है, जहां से आप अपनी कमियों को परख सकते हैं दोस्तों, अपनी जो तैयारी का लेवल है उसमें सुधार कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है कब, 28 फरवरी को। आप उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करें, बिल्कुल फ्री है। वहां एनरोल कराएं और एनरोल कराने से पहले मेरे रेफरल कोड ललिता वाईटी का यूज करें, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस देती है। इसका मतलब है कि यदि आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के प्रत्येक एडुकेटर के वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चाहे वो लाइव वीडियो हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो हो। यानी कि यदि आप ललिता वाईटी रेफरल कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल मेरे वीडियो नहीं देख सकते हैं, बल्कि जिसका भी वीडियो आपको सुनना है आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ललिता वाईटी कोड का यूज करें, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर पढ़ाते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। जो एंड्रॉइड यूजर हैं वो गूगल प्ले से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, और जो एप्पल यूजर हैं वो एप्पल ऐप से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। मेरी स्पेशल पे जो बिल्कुल फ्री क्लास होती है दोस्तों, बस उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होती है अपने फोन में। मेरी स्पेशल पे क्लास शुरू हो गई है शाम को 5 से 7 बजे तक। हम पॉलिटी
एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पॉलिटी की एनसीईआरटी किस तरीके से आपकी नींव को मजबूत करती है, आपकी अवधारणात्मक समझ को बेहतर बनाती है, वो आप उस क्लास में जाके समझेंगे दोस्तों। मैं कंप्लीट पॉलिटी एनसीईआरटी सबसे पहले आपको वही करवाने जा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होगा। मैं आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगी उस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपको बस पढ़ना रहेगा, चीजों को समझना रहेगा, ठीक है। तो आप स्पेशल में शाम में 5 बजे जाके मेरी स्पेशल क्लास देखें, आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ ही अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। इसके अलावा मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं, जो यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज का वैकल्पिक विषय होता है, ऑप्शनल होता है, वो मेरा इतिहास रहा है। और ये बात मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इस हिस्ट्री को पढ़ने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम इतिहास को इतना सरल और इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि हमारा जो जीएस पेपर 1 है वो बहुत ही शानदार तरीके से कवर हो जाए। इसके साथ ही हिस्ट्री ऑप्शनल भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। दोस्तों, आप अनअकैडमी _ललिता_कुमारी मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप फॉलो करें। मेरी क्लासेस की जितनी भी वीडियो हैं उनका पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप यहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वहां जाके फॉलो कीजिए। दोस्तों, जो मेरी वीडियो आती है ना उसमें लिंक दिया होता है, मेरे प्रोफाइल लिंक दिया होता है, वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी। और जैसे ही मेरी स्पेशल क्लासेस आ जाएंगी वहां पे, जो कि कल से शुरू हो चुकी हैं, तो मैं आप लोगों को ललिता दहिया जब आप सर्च करेंगे तो आप मुझे इजीली वहां पे सर्च कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को सुन सकते हैं। अनअकैडमी ने बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से अपने सिलेबस को डिजाइन किया है। इसमें आप पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी जो हम स्पेशल पे पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग कोर्सेज, ये कोर्स भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ दोस्तों। तो ये पूरा कंप्रिहेंसिव सिलेबस आपको यूपीएससी का मिल जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। पहले हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। ये आप 6 महीने से लेके 3 साल का लेते हैं दोस्तों, कम से कम 1 साल का। और जो शुरुआती दौर से शुरू करना चाहते हैं 12वीं या ग्रेजुएशन से, वो कम से कम 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लें। मान लीजिए आप 3 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी 3 साल की फीस है, ये 3 साल की 90,000, यानी 1 साल की मात्र कितना 30,000 फीस हुई आपकी। लेकिन ये 90,000 भी यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपको मात्र 81,000 यानी 81,000 देना होगा 3 साल का दोस्तों। तो आप ललिता YT कोड का यूज करें। इसके अलावा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल से लेके 3 साल तक का ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर, एंड आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी बेसिकली जो रणनीति है उसको बनाने में एक मार्गदर्शक हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि आप मेरे दर्शन में अपनी जो सिविल सर्विसेज है उसकी जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे मार्गदर्शन या मेरे जो कोड वर्ड का यूज करके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ललिता YT मेरा कोड है दोस्तों, जो मैं बता चुकी हूँ। और आपको यदि आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों, ये जो डिस्काउंट है ये फरवरी महीने तक ही है। मार्च में अनअकैडमी की फीस बढ़ने वाली है, तो जल्द से जल्द आप अपना सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, ललिता YT कोड का यूज करें। इसके अलावा दोस्तों,
अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 28 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है दोस्तों। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने होंगे। आपको वहां पे ना अपनी तैयारी का लेवल पता लगेगा। एज अ स्टूडेंट आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए उसमें। और दोस्तों आप एनरोल कराइए, शीघ्र एनरोल कराइए। और एनरोल कराने से पहले मेरा जो रेफरल कोड है, मेरा जो कोड है ललिता YT, उसका यूज करें। 1 से 10 तक जिनकी रैंक आएगी उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 महीने का GS प्लस का। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे 1 ईयर कंप्लीट बैच लॉन्च हो चुके हैं 12 फरवरी से। कंप्लीट 2 ईयर GS बैच, NCERT बैचेस फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी केवल GS ही नहीं बल्कि ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक GS और ऑप्शनल के साथ प्लस GS दोनों को मिला के कंबाइंड कोर्स आपके लिए लेके आई है, जो कि आप 1 साल से लेके 3 साल तक दोनों में से जिसका भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं दोस्तों। और अपनी जो UPSC की तैयारी है उसे आसान बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप यदि ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। अब देखिए, जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, हम आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 14, 15, 16 को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आता है दोस्तों हमारा आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, मार्कर कहाँ चला गया, ये रहा। आर्टिकल 17 हम अब पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 को बेसिकली बोला जाता है अस्पृश्यता का अंत, ये इसकी हेडलाइन है। अब इसमें अंदर क्या लिखा है एक एक करके देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। यानी अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी रूप में इसका जो आचरण है वो पूर्णतः निषिद्ध होगा। ठीक है, अस्पृश्यता किसी के साथ नहीं की जा सकती है। अब ये अस्पृश्यता क्या है ये अभी आगे जो है ना मैं बताती हूँ कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है और फिर किस वाद में क्या बताया गया अस्पृश्यता को। धीरे धीरे एकदम ना धैर्य के साथ हमको आगे बढ़ना है, चीजों को एकदम समझते हुए हमें चलना है। देखिए, किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि यदि हम अस्पृश्यता के आधार पे भेदभाव करते हैं किसी वर्ग के साथ, किसी जाति के साथ, जैसा कि ऐतिहासिक तौर पे होता रहा है, कुछ जातियां विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गई और कुछ जातियां उन्होंने एक तरीके से जो ऐतिहासिक तौर से ही दूसरी जाति के लोगों का बहिष्कार किया हर क्षेत्र से। ठीक है, वही एक तरीके से अस्पृश्यता को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर वर्तमान संदर्भ में जो इतिहास में हो गया वो हो गया, लेकिन आज भारत स्वतंत्र देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। यदि आज के भारत में अस्पृश्यता के आधार पर निर्योग्यताएं लागू की जाती हैं, लोगों के साथ विभेद किया जाता है, किसी को अछूत समझा जाता है, ठीक है, यदि किसी के शामिल होने से उस जो फंक्शन है या फिर जो प्रोसेस चल रहा है उसमें एक तरीके से व्यवधान की अवधारणा हो कि भाई इस जाति का व्यक्ति यदि यहाँ आ गया तो ये तो हमारे वसूलों के खिलाफ हो जाएगा, तो जो इस तरीके का थॉट प्रोसेस है वो केवल आज ना आप नहीं कर सकते हैं बल्कि वो दंडनीय भी है, आपको उसके लिए सजा भी मिलेगी बकायदा। ठीक है, तो एक नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, किसी भी आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 याद कीजिए। और अस्पृश्यता को तो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता एक सभ्य समाज में। ठीक है, 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम, 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम आया दोस्तों। 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया, मतलब सबसे पहले 1955 में आया था और 1976 में जो अस्पृश्यता अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया और इसे नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसके विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए हैं। आपको मोटे तौर पे इतना ध्यान रखना है, अस्पृश्यता अधिनियम जो 1955 है उसमें मूलभूत संशोधन किए गए 1976 में। और यदि अस्पृश्यता के आधार पे विभेद दिखता है तो दंडिक
उपबंध बनाए गए हैं और उसे और सख्त बनाया गया है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अस्पृश्यता शब्द न तो संविधान में और ना ही अधिनियम में वर्णित है। अब आपसे पूछ देगा पीटी में कि संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, साथ ही उसमें अस्पृश्यता को परिभाषित भी किया गया है कि ये बात है, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा बंद की भाई ऐसे परिभाषित किया गया अस्पृश्यता को। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ये चीज नहीं जानी है। तो आपको ये तो पता है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की है, वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो उसका दूसरा कथन है कि अस्पृश्यता को जो परिभाषित भी किया गया है आर्टिकल 17 में, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने क्या हुआ था, एक वाद आया, उसने कहा कि आर्टिकल 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है, यानी हम इसे शाब्दिक या व्याकरणीय रूप से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसका प्रयोग जो ऐतिहासिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सदियों से एक विभेदात्मक जो व्यवस्था हमारी सोसाइटी में रही है, जो हमारे इतिहास का सबसे अंधकार पहलू अगर मैं बोलूंगी, बोलते हैं ना कि भारत विश्व का सबसे स्वर्णिम देश रहा है, भारत की जो संस्कृति बहुत उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है, हमारी संस्कृति बहुत ही अपने आप में स्वर्णिम है। लेकिन हर जो एक देश होता है, हर एक देश के इतिहास के दो पहलू होते हैं, एक स्वर्णिम पहलू होता है और एक अंधकारमय पहलू होता है। और मेरे हिसाब से यदि हमारा जो इतिहास रहा है उसका अगर सबसे अंधकारमय पहलू मानती हूँ तो इस जाति व्यवस्था को, इस अस्पृश्यता की अवधारणा ने एक तबके को एक तरीके से पशुओं जैसी जिंदगी जीने पे मजबूर किया गया, एक तबके को, ठीक है। उस तबके की प्रेजेंस यदि हो जाए तो दूसरे तबके के लोग अशुभ मान लेते हैं। ये जो सोच है, ये सोच हमारे जो इतिहास है उसकी यदि मैं कहूँ सबसे अंधकार में प्रवृत्ति रही है तो वो गलत नहीं होगा। और ये अवधारणा दूर हो, लोगों के मन में ये अवधारणा दूर हो और अस्पृश्यता का उन्मूलन हो, उसके लिए हमारे संविधान के मौलिक अधिकार 17 में क्लियरली इस बात को डिस्क्राइब किया गया कि आज भारत में किसी भी प्रकार का इस तरीके का विभेद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर नागरिक कानून के सामने समान होगा, हर नागरिक प्रतिष्ठित है, हर नागरिक सम्माननीय है। हम किसी जाति के आधार पे किसी नागरिक को हम निकृष्ट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 17 आपको ध्यान रखना है और ऐतिहासिक रूप में न्यायालय ने इसको डिस्क्राइब किया है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो आर्टिकल 17 आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें हम एक बार रिवाइज भी करते जाते हैं। आप लोगों को पता है मेरा पैटर्न, मैं पूरा आप लोगों को पहले पढ़ाती हूँ, फिर एक राउंड आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 5 मिनट में आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, उपाधियों का अंत, बेसिकली उपाधियों के अंत की बात, पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कौन से आर्टिकल में है, तो जी आर्टिकल 18 में इसका प्रोविजन किया गया है। अब पढ़ते हैं एक एक करके। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? पहला, यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या था ना, अंग्रेजों के जमाने में महाराजा, राजा, नाइटहुड, इस तरीके की उपाधियां दी जाती थी। तो एक तरीके से ये ना विशेष अधिकारों के समान हो गया। जब जो हमने आर्टिकल 14 पढ़ा कि कुछ लोगों को हमने उपाधियां दे दी और उन उपाधियों के आधार पे उनको कुछ एक तरीके से एक्स्ट्रा हमने राइट्स दे दिए, उनको कुछ विशेष अधिकार मिल गए। तो ये जो उपाधियां थी एक तरीके से समता के अधिकार का उल्लंघन तो करती ही है। भाई कुछ लोगों को आप उपाधियां दे रहे हो, ठीक है, और कुछ लोगों को आप नहीं दे रहे हो, तो एक तरीके से असमानता की खाई तो बढ़ेगी ही। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो एक पहली सोच ये आ रही थी कि ये जो उपाधियां हैं भाई इनका अंत होना चाहिए, एक इक्वेलिटी की स्थापना होनी चाहिए सोसाइटी में। तो 18 में इसका प्रोविजन किया गया। अब ये जो सेना और विद्या संबंधी है ना, इस पे भी एक डिबेट चलती है कि 1954 में बेसिकली समाप्त कर दी गई थी। ये मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। वर्तमान कंडीशन क्या है कि सेना से रिलेटेड उपाधि आप दे सकते हैं, विद्या से रिलेटेड उपाधि आप दे सकते हैं, उसके सिवाय
कोई भी उपाधि आप नहीं देंगे। ठीक है। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा बिना सरकार की अनुमति के। यदि कोई विदेशी संस्था या विदेशी सरकार किसी व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहती है, व्यक्ति को से भी ज्यादा जो इसमें बेहतर शब्द रहेगा वो रहेगा किसी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि देना चाहती है, तो भारतीय नागरिक बिना सरकार की अनुमति के वो उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, ये बोला। आप वो ले सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी सरकार या कोई कंट्री किसी भारतीय नागरिक को उपाधि देना चाहती है तो वो नहीं ले सकता, वो ले सकता है, लेकिन भारत सरकार की अनुमति उसमें अनिवार्य है। ठीक है। कोई विदेशी, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये भी सही बात है कि कोई विदेशी सरकार है वो किसी भारतीय को उपाधि देना चाहती है, कोई विशिष्ट पद देना चाहती है, तो क्या भारत की राष्ट्रपति की सहमति के बिना भारतीय नागरिक वो उपाधि नहीं ले सकता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट हो या उपाधि हो या पद हो, जो मैं सेकंड लाइन में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। सेम ही बात है ये, इसमें इतना उलझना नहीं है कि यार हमको कुछ समझने लायक है नहीं। बेसिकली दो चीजें ध्यान रखनी है कि यदि कोई विदेशी सरकार किसी भारतीय नागरिक को उपाधि देना चाहती है, कोई पद देना चाहती है, तो बिना राष्ट्रपति या सरकार की सहमति के वो व्यक्ति वो जो पद है या फिर उपाधि है उसे प्राप्त नहीं करेगा, सहमति लेने के बाद कर सकता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर, ठीक है, तो ऐसी ऐसी उपाधियां दी जाती थी और ये एकदम मूंछों को ताव देते हुए घूमते थे, अरे ऐसे बात करोगे हमसे, हम दीवान बहादुर हैं, हम जो है ना महाराजा हैं। ठीक है। आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया क्योंकि यह सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थी। ये भी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि जहां पे भी किसी भी आधार पे विशेष अधिकार यदि एक समूह को मिल जाएंगे तो जो समानता के अधिकार की अवधारणा है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो चूंकि आर्टिकल 14 जिसमें विधि के समक्ष समता की बात है उसको एक आधार देना था, तो हम ऐसी उपाधियां किसी वर्ग को देते तो उपाधियों के अंत की अवधारणा मौलिक अधिकारों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से शामिल की गई। समझ में आई इतनी बात। अब देखिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार जो हैं, ये अब कई लोग कहेंगे ना कि भाई ठीक है महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियां तो समाप्त कर दी, अब भी पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, इस तरीके की जो उपाधियां हैं ये आज भी दी जा रही हैं। तो भाई न्यायालय ने कहा कि ये जो पुरस्कार है ये उपाधि नहीं है बेसिकली, और 18 जो आर्टिकल है उसमें वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन इसमें नहीं होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली उनके क्षेत्रों की विशेषज्ञता के आधार पे उनको दी गई है और ये क्या है, उपाधि नहीं है, बेसिकली एक तरीके से पुरस्कार मान लो, और आर्टिकल 18 की कैटेगरी में नहीं आएंगी ये। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इसमें क्या नाम है, उपाधियों के अंत में। लेकिन इसमें 2-3 प्रोविजन और जोड़ दिए गए दोस्तों कि आप जो है ना इन उपाधियों को अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे, अपने नाम के आगे नहीं लगा के घूमेंगे। ठीक है। तो यानी शिक्षा और विद्या संबंधी, विद्या और सैन्य संबंधी उपाधियां भी दी जा सकती हैं और पद्म भूषण इस तरीके की उपाधियां, लेकिन आप अपने नाम के आगे उपाधियां नहीं लगा के घूमेंगे। ठीक है। ये बात एक तरीके से इस चीज का भी प्रोविजन कर। ठीक है। तो मोटे तौर पे आप लोगों ने 18 देख लिया। अब इसमें बेसिकली एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई क्या हुआ था 1954 में गवर्नमेंट ने भारत रत्न जैसी उपाधियां शुरू की। मोरारजी देसाई सरकार आई कब, 1977 के आसपास,
तो उन्होंने क्या किया, इन उपाधियों को समाप्त कर दिया और पुनः इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पुनः इन उपाधियों की शुरुआत कर दी। बेसिकली हमें इतना ध्यान रखना है और वर्तमान संदर्भ मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 17 आप लोगों ने देख लिया, 18 आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली ये हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है, हमने जो एक गुलामी के दौर में जो भारत था उसमें भारतीय जो नागरिकों थे, भारतीय जो नागरिक थे उनकी अभिव्यक्ति पे, प्रेस पे, ठीक है, या विभिन्न प्रकार की जो वो कोई भी कार्य करते थे उस पे बहुत सारे प्रतिबंध थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। भारतीय नागरिक वास्तव में जो भारतीय व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसमें बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें और स्वतंत्रता से अपने जीवन को जी सकें, उसके लिए आर्टिकल 19 का जो है ना स्पेशल प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया और ये हमको बहुत ही अलग अलग तरीके की स्वतंत्रताएं देता है। वो किस तरीके, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ऊपर देखिए यहां लिख रही हूँ 19(1) में 6 स्वतंत्रताओं की जिक्र है। मूलतः ये 7 स्वतंत्रताएं थी, वो भी मैं बताऊंगी आगे आपको, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि 6 स्वतंत्रताओं का जिक्र है। आर्टिकल 19(1) के अलग अलग में 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C ऐसे करके 6, और आर्टिकल 19(2) से लेके आर्टिकल 19(6) तक बेसिकली, ठीक है, आर्टिकल 19(6) तक ये अलग अलग तरीके के युक्ति युक्त प्रतिबंध जो मैंने बताया है, यानी कि हम आपको निर्बाध स्वतंत्रता नहीं दे सकते। वो जो मैं बताती हूँ ना कि आप अपने छड़ी को तब तक घुमाओ जब तक वो किसी की नाक को न टच करे, कि भाई हम आपको बोलने की आजादी तो देंगे लेकिन इतनी नहीं दे देंगे कि राष्ट्र की एकता अखंडता के सामने संकट उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो वही युक्ति युक्त प्रतिबंधों का अलग अलग एंगल से आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 19(2) से लेके 19(6) तक इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। 19 बहुत हमारा सबसे फेवरेट आर्टिकल है ये, ठीक है। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को 6 प्रकार की गारंटी देता है। क्या? पहला भाई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की आजादी है, आपको एक्सप्रेशन की आजादी है यानी कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब यदि लोकतंत्र कब मजबूत होगा, इस चीज को सोचिए। यदि लोगों को बोलने की आजादी ना दी जाए, लोगों को सोचने की आजादी ना दी जाए, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी ना दी जाए, तो आप लोग मुझे ये बताइए क्या एक लोकतंत्र मजबूत हो सकता है? तो जो आर्टिकल 19 है वो लोकतंत्र की मजबूती की अवधारणा से भी प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ है। इतना ध्यान रखना है, लिंक करके चलना है चीजों को, जो मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, सिखाती हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है? 1(a) बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इनको अलग से भी हम डिस्क्राइब करेंगे, घबराना नहीं है, धैर्य से सुनते रहिए, ठीक है। शांतिपूर्ण और निरायुद्ध, निरायुद्ध का मतलब है कि कोई ऐसे आयुद्ध के समान, अब आप कहो कि भाई हम सम्मेलन करेंगे लेकिन हम तो तलवारें लेके सम्मेलन करेंगे, गोलियां लेके, बंदूकें लेके जो है ना सम्मेलन करेंगे, तो क्या आपको सम्मेलन का जो अधिकार है वो दिया जा सकता है? तो नहीं। तो शांति पूर्वक कर लो सम्मेलन, निरायुद्ध यानी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आप सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, ठीक है, सम्मेलन का। फिर 19(1)C में है संगम, संघ और हाल ही में जोड़ा गया सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संविधान संशोधन वाला की सूचियों वाला टॉपिक आप जाके देख लें, वहां मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ सहकारी समितियों के बारे में, ठीक है, कब जोड़ा गया, क्या प्रोविजंस है एंड ऑल, ठीक है। तो संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 19(1)C में दिया गया दोस्तों। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, एक एक को डिस्क्राइब करूंगी। तो संचरण का, घूमने फिरने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार बेसिकली दिया यहाँ पे, और कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार का अधिकार दिया गया। अब हम एक एक करके इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। मोटे तौर पे 19(1) में बेसिकली 6 अधिकारों का जिक्र किया गया है। अब इनको ना याद कई बार रहता है, 19(1)A में है, हमें पता है वाक एवं अभिव्यक्ति। संगम, संघ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका भी लिंक मैं बताऊंगी आपको कैसे याद करना है। देखो
फटाफट देख लेते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ कि 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 300 क में जोड़ दिया गया, जो अब एक विधिक अधिकार हो गया है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो अब क्या किया है, 6 रह गए हैं ये अधिकार। ठीक है, तो अब 6 हैं, ये बता चुकी हूँ। अब देखिए, ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए हैं। बेसिकली नागरिकों, याद रखना कि भाई केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों या जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछता है, मैं जब हमने मौलिक अधिकार की फर्स्ट क्लास की थी पार्ट 1, उसमें भी बताया था, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से अधिकार केवल नागरिकों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो 5 अधिकार आपको ध्यान रखने हैं। फटाफट बताओ, जो मेरी मौलिक अधिकारों की सीरीज देख रहा है शुरू से, फटाफट बताओ, मैं तब तक लिखती हूँ। ठीक है, फटाफट ये 5 चीजें ध्यान रखनी है आपको दोस्तों। ये 19 है, ये ना पेन टैबलेट में पता नहीं क्या। ठीक है, ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये याद रख लिया। और ये केवल जो है ना मूल जो नागरिक हैं, केवल नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को या फिर जो कंपनी परिषदों आदि के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये 5 ध्यान रखना है। इन 6 जो अधिकार दिए गए हैं 19(1) ए में, ए से लेके जो भी है 6, उनको उचित प्रतिबंध लगा सकता है, जो मैं बता चुकी हूं कि 19(2) से लेके 19(6) तक जो युक्ति युक्त प्रतिबंध है उनकी सूची दी गई है। अलग अलग अधिकार के संदर्भ में अलग अलग सूची दी गई है, उनको भी हम लोगों को देख लेना है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? एक बार रिवाइज कराऊंगी, डरना नहीं है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहला देखते हैं, यह है प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, केवल नागरिक को पकड़ना है इन सब चीजों को। अभिव्यक्ति दर्शाने कि भाई कोई अभिव्यक्ति की आजादी है, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित एवं छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। इतना आप लोगों को नहीं भी याद रखें तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हमें बोलने की आजादी, हमें अभिव्यक्ति की आजादी, हमें मत देने, अपना विश्वास प्रदर्शित करने की आजादी बेसिकली आर्टिकल 19(1) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मिली हुई है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। अब क्या हुआ, अलग अलग वाद आते गए। ठीक है, और उन वादों में बहुत सारे ऐसे मामले आए जहां पे न्यायालय ने क्लियरली बोला कि ठीक है भाई, आपको ये भी अधिकार है 19(1) के तहत। और कौन कौन से अधिकारों को न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया, उसकी लिस्ट को आप लोगों को देख लेना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का जो मैं एमसीक्यू वाली सीरीज कराती हूँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट है जो उस सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिसमें मैं आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ आदि के ही क्वेश्चन कराती हूँ, मार्केट के एमसीक्यू नहीं कराती। उसमें यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है। ठीक है, तो 19(1) के तहत आती है, ध्यान रखना है। क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन न्यायिक जो घोषणाएं हैं उसमें क्लियरली बोल दिया गया है। अब पढ़ते हैं। अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, बिल्कुल करने का अधिकार है। भाई मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख सकती हूँ, मेरे जो विचार है मैं उनको प्रसारित करवा सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये अधिकार दिया गया 19(1) के तहत। और प्रेस की स्वतंत्रता मैं बता ही चुकी हूँ, ये दिया गया है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, आप कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं व्यावसायिक, वो भी इसी के तहत आएगा। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, बेसिकली ये आर्टिकल 21 के तहत और ज्यादा विस्तारित कर दिया गया। इसमें भी प्राइवेसी का जो अधिकार है वो इंक्लूड है, लेकिन जो प्राइवेसी का अधिकार हम बेसिकली एक तरीके से क्या कहें कि विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो ये किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। ठीक है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, तो ये अधिकार भी दिया गया है 19(1) में। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार,
ठीक है, कि भाई क्या सरकारी गतिविधियां हैं, इसी से जो है ना आरटीआई की अवधारणा निकलती है बेसिकली, सूचना के अधिकार की, कि भाई सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। इसमें भी सरकार का एक 1927 का एक्ट है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, गुप्त सूचना संबंधी एक्ट है। वो जानकारियां हम नहीं मांग सकते, नागरिक नहीं मांग सकते, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो राष्ट्र हित से जुड़ी होती हैं, जो राष्ट्र की संप्रभुता से जुड़ी हुई होती हैं। उन जानकारियों को छोड़ के बाकी सरकार की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। शांति का अधिकार है भाई, किसी अखबार का पूर्ण प्रतिबंध आ जाएगा, ठीक है, के विरुद्ध अधिकार। जैसे क्या हुआ था जब इमरजेंसी आई, बहुत सारे अखबार थे, उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लिखना शुरू किया। बेसिकली इमरजेंसी को हम अपने लोकतंत्र का एक काला दौर मानते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे अखबारों को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप नहीं बंद कर सकते, आप क्या अखबार पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये अभिव्यक्ति की आजादी का पार्ट है। और अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल क्लियरली 19(1)(a) में डिस्क्राइब है, तो आप इस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते, आपकी रेंज में आता ही नहीं है, ठीक है। प्रदर्शन या विरोध का अधिकार भी इसमें आता है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन दे देगा प्रदर्शन का अधिकार, विरोध का अधिकार, हड़ताल का अधिकार। तो फ्लो में एकदम धारा में नहीं बहना है, ठीक है। तो हड़ताल का अधिकार क्लियरली मना है, 19(1)(a) के तहत हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना। प्रेस का अधिकार आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें ध्यान रहेंगी ही, और हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब 19(2) में क्या बोला गया है कि राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। बिल्कुल प्रतिबंध लगा सकता है जी, 19(2) के तहत। क्या, किन किन आधारों पे लगा सकता है? भारत की एकता एवं संप्रभुता के समक्ष खतरा आ जाए, यदि हम कुछ ऐसा बोलें, ऐसी अभिव्यक्ति करें जिससे राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के खिलाफ खतरा की सिचुएशन आ जाए, तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। राज्य की सुरक्षा यदि घेरे में आ जाए, अब कुछ मान लो सैनिक हैं या फिर मिलिट्री पर्सन्स हैं या पुलिस के लोग हैं, वो कुछ ऐसी सूचनाओं को कहें कि हमारी तो अभिव्यक्ति का वो है, आजादी है हमको तो, और हम तो जो है अभिव्यक्ति करेंगे, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हम तो देंगे प्रेस को, हम तो नहीं दे सकते आप। ऐसी बातें जहां राज्य की सुरक्षा का मुद्दा हो, वहां पे आपको अभिव्यक्ति की आजादी करने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा के आधार पे, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंधों के आधार पे, ठीक है। यदि किसी देश से हमारे मित्रवत संबंध है, आप उस देश के खिलाफ घृणा या उस देश के खिलाफ नकारात्मकता नहीं फैला सकते हैं। सार्वजनिक आदेश का यदि भंग हो, ठीक है, सार्वजनिक आदेश जिससे एक तरीके से भंग हो जाए या फिर अराजकता की स्थिति आ जाए, वैसी अभिव्यक्ति से भी आपको रोका जा सकता है। नैतिकता की स्थापना, ठीक है। अब आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, तो आप कुछ अश्लील सामग्री पेश करें या फिर आप अश्लीलता से अपने विचारों को रखें, तो भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है नैतिकता की स्थापना करने के एवज में, ठीक है। न्यायालय की अवमानना यदि आप करते हैं भाषण द्वारा, लिख के, ठीक है, या बोल के, तो आपको रोका जा सकता है। न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा। और किसी अपराध में संलिप्तता आदि के आधार पे आपके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप लोगों को ना एक होमवर्क देती हूँ, आप लोग कर लेंगे ना साथ साथ, तो बहुत फायदे में रहेंगे। होमवर्क नोट करो, पिछली क्लास में भी बताया था बच्चों, बेयर एक्ट आपको खरीदना है, बेयर एक्ट आपको खरीदना है, छोटी सी पुस्तक होती है, उसके सभी एक्ट को नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप जाके एक बार देखेंगे। भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ आपको, तो वहां पे आप देखेंगे इस आर्टिकल में ये जिक्र है। मैं तो बता ही रही हूँ, एक बार आप अपनी आंखों से भी पढ़ लेंगे ना, तो चीजें आपकी साथ साथ रिवाइज हो जाएंगी। तो बेयर एक्ट से जो आर्टिकल मैं अभी पढ़ा रही हूँ और जो पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, उनको आपको एक बार देखना है वहां जाके, ठीक है। इतना होमवर्क याद रहेगा। तो 19(1)(a) और उसके युक्त प्रतिबंध हम देख चुके हैं। अब देखो, दूसरा है 19(1)(b) में शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। 19(1)(b) में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता।
किसी भी नागरिक को बिना हथियार शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है जैसे सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार या प्रदर्शन करने का अधिकार। यदि आपका शांतिपूर्ण, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियरली 19(1)(b) में इसका अधिकार दिया गया है। उसमें 2 कंडीशन मैं बता चुकी हूँ, बिना हथियार के होना चाहिए, निरायुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अब यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। यदि हिंसा हो जाए, अव्यवस्था फैल जाए या आप एक तरीके से सार्वजनिक शांति भंग हो जाए, तो आप इस प्रदर्शन को वैध या जायज नहीं ठहरा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसान आंदोलन के कुछ शरारती तत्वों ने, सब क्या मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, तो भड़कना नहीं है, कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया, 26 जनवरी के दिन लाल किले पे चढ़ गए या धावा बोल दिया, तो उससे अव्यवस्था हुई ना, हिंसा भी हुई। तो इस तरीके की इजाजत हमारे संविधान में नहीं है। आप बैठ के प्रदर्शन कर सकते हो, सम्मेलन में भाग ले सकते हो, लेकिन यदि आप कहोगे कि आप अव्यवस्था फैलाओगे अपने सम्मेलन के माध्यम से, तो वो आजादी आपको नहीं दी जाएगी संविधान के द्वारा। ठीक है, इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार भी शामिल नहीं है। आप सम्मेलन तो कर सकते हो, लेकिन हड़ताल के आधार पे सम्मेलन नहीं। हड़ताल शब्द को ना आप लिख के, एकदम हड़ताल शब्द को लिख के काट दो, यानी इसका अधिकार नहीं दिया गया है कहीं पे भी। इस बात को ध्यान रखना, हमारे मौलिक अधिकारों में हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया, तो हड़ताल के आधार पे भी आप सम्मेलन नहीं कर सकते। राज्य संगठित होने के अधिकार जो है, संगठित होने का जो अधिकार है, प्रदर्शन का जो अधिकार है, उस पर 2 आधारों पे प्रतिबंध लगा सकता है। कौन से 2 आधार हैं? एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधी क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। 2 चीजें हैं दोस्तों, एक तो एकता अखंडता के आधार पे आप प्रतिबंध लगा सकते हैं कि भाई एकता अखंडता का जो के ऊपर जो है किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सार्वजनिक आदेश, ठीक है, उसके साथ ही यातायात नियंत्रण। आप अब ये नहीं कह सकते मैं तो जो है मुझे प्रदर्शन करना है, मैं तो सड़क के बीच में बैठ के प्रदर्शन करूंगा, तो वो चीज तो गलत है ना। आपके प्रदर्शन का अधिकार ठीक है दिया है संविधान में, लेकिन दूसरे लोगों को भी तो जीवन का अधिकार दिया गया है भाई, सुचारू रूप से एक तरीके से अपना जीवन यापन करने का अधिकार। यदि आप सड़क पे बैठ के प्रदर्शन करते हैं तो कितने दूसरे लोगों के मौलिक अधिकार इससे प्रभावित होंगे, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 आधारों पे कि भाई एकता, अखंडता और सार्वजनिक आदेश तथा यातायात नियंत्रण के आधार पे आपका जो ये सम्मेलन का अधिकार है, इस पे राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। 19(1)(b) ध्यान रखना है, सम्मेलन। अब देखो संघ, अच्छा यहाँ पे आपराधिक व्यवस्था, हाँ इसी में सम्मेलन में ही कुछ कुछ चीजें और ध्यान रखना। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 144 जो हम लगाते हैं के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है कि भाई यदि दिखे कि को अव्यवस्था फैलने वाली है, हिंसा फैलने वाली है, ठीक है, तो जो संगठित बैठक हो रही है उसको न्यायालय रोक सकता है धारा 144 के तहत। ठीक है, इसे रोकने का आधार क्या होगा? कब न्यायाधीश ऐसा रोक सकता है? जब मानव जीवन के लिए खतरा हो जाए, हिंसा भड़कने का भय हो, दंगे भड़कने का भय हो, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से रिलेटेड कोई मुद्दा आ जाए, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो जाए और दंगा भड़कने का खतरा हो। ये ऐसे एलिमिनेशन मेथड जब आप अपनाएंगे तो ये ऐसे मुद्दे होते हैं जब आप खुद बैठ के सोचेंगे कि ठीक है जी, हमको सम्मेलन का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन यदि ये खतरे हैं तो क्या राज्य को, नागरिकों को सम्मेलन का अधिकार देना चाहिए? तो आप खुद अपना जब बुद्धि लगाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, ऐसी सिचुएशन में सम्मेलन के अधिकार करने से रोका जा सकता है और युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है धारा 144 के तहत। अब धारा 141 भी आती है जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों को संगठित होने से गैर कानूनी माना जा सकता है। जो हम बोलते हैं ना कर्फ्यू लग गया, बेसिकली 141 144 दोनों उसी से रिलेटेड है। मोटा मोटा तौर पे ध्यान रखना है कि 5 या उससे अधिक लोगों को संगठित होने से रोका जा सकता है। कब? यदि कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो, लोगों की संपत्ति पे बलपूर्वक कब्जा हो,
अब जो है लोग इकट्ठे होके दूसरों की संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये कर्फ्यू की अवधारणा आती है। किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, यदि 5 लोग इकट्ठा होके कोई आपराधिक प्लान बना रहे हैं कि आज तो यहाँ पे बम विस्फोट करना है जी, तो इस तरीके की चीजों से भी आपको रोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इस धारा 141 के खिलाफ भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो सरकार जो है हमारे, या न्यायालय जो है हमारी, ये तो आजादी है, सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसको रोक रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिबंध की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव, सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चीजें आपको भले ही ना ध्यान रहे तो 144 और 141 में ध्यान रख लेना कि कुछ आधारों पे युक्ति युक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे भी याद रहेगा आप लोगों को। अब 19(1) सी आ गया जी, इसमें संगम या संघ बनाने की शक्ति दे दी। अब जैसे ना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले सम्मेलन है या संघ है, तो इसको इस लिंक से ध्यान रख लेना। पहले लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे ना, 20, 2500, 200, 1000, 2000 लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद ही तो संघ बनेगा ना, पहले सम्मेलन होगा उसके बाद संघ बनेगा। तो उसी फ्लो में ये याद रखना है कि पहले सम्मेलन, उसके बाद संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। अब देखो, सभी नागरिकों को सभा, संघ, सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें शामिल है लोग राजनीतिक दल बना सकते हैं। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, राज्य राजनीतिक दल क्या है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया है, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, आप साझा फर्म बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, हेल्थ क्लब्स होते हैं, बाकी डिस्कशन क्लब्स होते हैं, संगठन, व्यापार संगठन बना सकते हैं, लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार है। जैसे आप देखते हो छात्र संगठन है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है। ठीक है, राजनीतिक दल तो है ही, या आप क्लब देखते हैं, अलग अलग क्लब होते हैं, डिस्कशन क्लब होता है, हेल्थ क्लब होता है, तो इस तरीके के क्लब बनाने का अधिकार है आपको। व्यापार संगठन बनाने का आपको अधिकार है। तो ये अधिकार हमारा 19(1) सी के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत दिया गया है। ठीक है, अब उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी आपको प्रदान किया गया है कि आपने संघ बना दिया, यहाँ लिख रही हूँ बीच में, आपने संघ बना दिया, उस संघ को संचालित करने का अधिकार भी दिया गया है आपको। ठीक है, इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा अब आपको दिया गया संघ का अधिकार, लेकिन फिर क्या आ जाएगा, अब देखो ऊपर एक पहले ही से इरेज कर देते हैं फटाफट, एक लिंक बताती हूँ आपको बढ़िया वाला। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 19(1) के तहत 6 स्वतंत्रता है, A, B, C, D, E, F। ठीक है, मान लो 19(2) से लेके 19(2) लिख देती हूँ, 19(3), 19(4), नीचे देखिए 19(5) और 19 यहाँ लिखते हूँ 6। ठीक है, तो जैसे 19(1) है, उससे रिलेटेड जो युक्ति युक्त प्रतिबंध है उनकी व्यवस्था यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, इसको देखिए, उसकी व्यवस्था की गई है 19(2) में। 19(1) से संबंधित युक्ति युक्त प्रतिबंध है 19(3) में। 19(1) से प्रतिबंध है 19(4) में, ऐसे ही ये 19(5) और ऐसे ही 19(6). तो इस तरीके का जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हर एक मामले में युक्ति युक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने देख लिया जी, आप संघ बना सकते हैं, संचालन कर सकते हैं। अब इसमें भी दे दिया आपको क्या क्या आधार दिए हैं, इसको देखेंगे। भारत की एकता एवं संप्रभुता, बार बार आता है ये शब्द। सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता के आधार पे आप कुछ ऐसा संघ बनाए जो कि अश्लीलता को प्रमोट करता है या फिर समाज में एक तरीके से अनैतिकता को फैलाता है। ठीक है, तो ऐसे संघों के ऊपर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, या एकता और संप्रभुता के खिलाफ है तो भी आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो कहें कि हम तो हड़ताल करेंगे, अब हड़ताल मैंने बता दिया है लगा के काट देना, कहीं पे भी मौलिक अधिकारों में हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इतना बताने के बाद भी आप अगर क्वेश्चन आए गलत करके आएंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, तो गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, पूछा जाता है यार, यूजुअली पूछ देते हैं। ठीक है, आपकी कंसेप्चुअल समझ चेक करने के लिए। ठीक है, तो हड़ताल वाला
और तालाबंदी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब आवाज संचरण से पहले हमने देख लिया संघ बनाने का अधिकार। अब जैसे कुछ ऐसे संघ बना दें लोग कि भाई कोई धार्मिक संघ बना दे, ठीक है, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ हो, जो लोगों को बांटता हो, ठीक है, जो संप्रभुता के खिलाफ हो, तो इस तरीके के संघ आप नहीं बना सकते, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। तो सम्मेलन, संघ। अब देखो, अबाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है, इसका क्या मतलब है? 19(1) सी तक हो गया था ना डी में। अब देखो, यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का, घूमने का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। ठीक है, हम घूमने जा सकते हैं पूरे भारत में कहीं भी, हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे भारत में कहीं पे भी घूमने के लिए टिकट करवाओ, घूमने निकल जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा कि भाई आप यहाँ क्यों आ गए, आपके पास परमिशन है क्या यहाँ आने की। कुछ मामलों में प्रतिबंध है, वो अलग से बताऊंगी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले इस चीज को समझो। ठीक है, हमें पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, हम पूरे भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं। अब आते हैं प्रतिबंध के आधार है क्या है। आम लोगों के हित और किसी अनुसूचित जाति की सुरक्षा या हित के लिए, जैसे अंडमान निकोबार में बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए वेकेशंस पे, लेकिन वहां पे भी कुछ एरियाज को सील किया हुआ है कि भाई कोई भी बाहरी व्यक्ति, मतलब उस एरिया से बाहर का कोई भी भारतीय उन एरियाज में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? वहां की अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए ये प्रोविजन किए गए हैं। या नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है, बाकी पूरा भारत पड़ा है और घूम लो कहीं पे भी। ठीक है, अब जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, अब भाई उनकी विशेष संस्कृति है, भाषा है, रीति रिवाज है, जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि उनका शोषण ना हो, उनका शोषण ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इन एरियाज में जाने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, बाकी पूरे भारत में आप कहीं भी कभी भी घूम सकते हैं। ठीक है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता में ही आगे पढ़ते हैं कि बंबई उच्च न्यायालय ने जैसे एड्स पीड़ित, अब जैसे कुछ लोगों लिख रही हूं, देखो यहाँ पे कुछ लोगों के संचरण पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे वेश्यावृत्ति को प्रमोट करने के लिए यदि एक जगह से दूसरी जगह पे संचरण होता है तो न्यायालय प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा, यदि एड्स पीड़ित व्यक्ति है उसके संचरण पे भी न्यायालय क्या कर सकता है, भाई बंबई उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था बेसिकली कि भाई ये एड्स पीड़ित व्यक्ति है और एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा तो इससे दूसरे लोगों को इस जानलेवा जो बीमारी है उसके होने का खतरा हो सकता है कि, और फिर एड्स तो एक अलग मैटर है कि भाई ऐसा तो है नहीं आदमी के घूमने से हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि भाई दूसरे लोगों के जीवन को इससे खतरा हो जाए, तो यहाँ पे भी युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। बंबई उच्च न्यायालय का फैसला है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग होते हैं दोस्तों। एक तो लोग जो है ना आंतरिक जाते हैं, मतलब देश में निर्बाध संचरण, अलग अलग देश के अलग अलग, हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत विविधतापूर्ण है, यहाँ एक तरीके से सारी जितनी ब्यूटीज हो सकती हैं, बीच से लेके हिल स्टेशन, रेगिस्तान, सब कुछ है यहाँ देखने के लिए। तो देश में लोग जाते हैं पूरे देश को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो देश में जब जाते हैं उसे आंतरिक बोलेंगे संचरण। और बाह्य, जब कुछ लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं भाई, उन्हें जो है ना देश तो घूम लिया, अब बाहर जाना है, तो बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। तो ध्यान रखना जो ये 19(1) सी जो ये व्यवस्था करता है, अबाध संचरण की जो स्वतंत्रता दी गई है, ये देश के अंदर घूमने की आजादी है, बाहर नहीं। ठीक है, उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा और पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होगी, तब जाके आप देश के बाहर घूम सकते हैं। ये जो अधिकार है, ये आर्टिकल आपको देश के अंदर संचरण की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना।
दूसरे भाग को फिर ये जो है ना देश के बाहर, ये 19 जब हम 21 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को व्याख्यायित करता है। आर्टिकल 21 एक तरीके से लोकतंत्र का प्राण बिंदु बोल सकते हैं हम, कि किस तरीके से वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 में। तो इतना ध्यान रहेगा, आबाद संचरण में आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। इसके युक्त प्रतिबंध भी हमने यहाँ पे देख लिए, जनजाति वाला एरिया, ठीक है। अब अगला है निवास का अधिकार, ठीक है। 19(1)(a) में ही जिक्र है इसका, निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं। क्या? पहला, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है। अब मैं रोजगार के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार से हूं और मैं रोजगार के लिए दिल्ली बस सकती हूँ, मुंबई बस सकती हूँ, केरल, तमिलनाडु, कहीं पे भी जाके मुझे रहने का अधिकार है। इसका तात्पर्य है कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। भाई मैं 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब तक मेरा मन करे मैं रह सकती हूँ। दूसरा, देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने, इसका तात्पर्य है कि घर बना के स्थायी रूप से बसना। यदि मैं दूसरे राज्य में जाऊं, वहां मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, मुझे वहां अपने रहने के अनुकूल परिस्थितियां मिल गई, तो मैं घर बना सकती हूँ, स्थायी रूप से रह सकती हूँ। मुझे ये कोई नहीं बोलेगा कि तुम दूसरे राज्य की नागरिक हो और तुम इस राज्य में नहीं रह सकती, ये मेरा अधिकार है। भाई तुम तो यहाँ की नागरिक हो, बिहार की या यूपी की नागरिक हो या हरियाणा की नागरिक हो, तुम जो है तमिलनाडु में नहीं बस सकती या केरल में नहीं बस सकती या बंबई में नहीं बस सकती, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। मुझे कहीं पे भी रहने का अधिकार है, मुझे कहीं पे भी घर बना के स्थायी रूप से बसने का अधिकार है, ठीक है। ये दो अधिकार दिए गए हैं मुझे, बिल्कुल क्लियर मेंशन है। अब इसमें भी प्रतिबंध होंगे। कहाँ प्रतिबंध होंगे? देखो मार्कर ये रहा, विशेष रूप से आम लोगों के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में। अब मैं कहूं, मुझे तो अंडमान निकोबार की उसी ट्राइब, जहां वो ट्राइब जहां पे प्रतिबंध लगाए गए थे जब हम संचरण वाला अधिकार पढ़ रहे थे, कि मुझे तो वहीं पे घर बसा के रहना है, ठीक है, तो आपको रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के युक्त प्रतिबंध हर अधिकार में दिए गए हैं। विशेष रूप से आम लोगों के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में आपको रोका जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा, रिवाज के आधार पे बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। और देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति, जो जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति होती है दोस्तों, उसके संरक्षण और संवर्धन हेतु रिवाज, उनके अलग अलग रिवाज होते हैं, नियम कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। और हमको इस आधार पे वहां पे अस्थायी रूप से रहने, अस्थायी रूप से बसने से रोका जा सकता है। बाकी पूरा देश पड़ा है, कहीं पे भी जाके रहो, कहीं पे भी जाके बसो, जहां पे आपके अनुकूल परिस्थितियां आपको लगती हैं। ये हमारा बेसिकली अधिकार। अब आप सोचो इस चीज को, कि यदि हमें इस तरीके के अधिकार दिए गए तो क्यों? क्यों? इस बात का जवाब दो, एक बार दिमाग दौड़ाओ। बहुत जो है ना इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि अगर ये अधिकार दिए गए, सम्मेलन का, संघ का तो अलग है, संचरण का या एक तरीके से बसने का, निवास का अधिकार दिया गया, ताकि जो भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है वो और मजबूत हो पाए। एक भारत जहां पे व्यक्ति के साथ राज्य राज्य के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को हरियाणवी, पंजाबी, बिहारी या यूपी वाले या महाराष्ट्र वाले के आधार पे नहीं तोला जाएगा। सभी भारतीय जो लोग हैं उनको भारतीय नागरिक की अवधारणा के साथ पेश किया जाएगा, ठीक है। तो इससे जो भारत की एकता और अखंडता की जो अवधारणा है वो मजबूत होती है इस धारणा से, ठीक है। तो हम जो संकीर्ण बंधन होते हैं ना, क्षेत्र के संकीर्ण बंधन, उनसे ऊपर उठ के एक भारत के विषय में हमारी अप्रोच डेवलप होती है। तो ये अधिकार वहां से आप लिंक कर सकते हैं दोस्तों। जब आप लिखते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखें कि कहाँ पे आप अपनी लेखन जो शैली है उसको विशिष्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला अधिकार दिया गया है, व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने या व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। मेरी मर्जी, मैं कोई भी व्यवसाय करूं, पेशा अपनाऊं, व्यापार करूं। यह अधिकार बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि ये जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। भाई बहुत विस्तृत है, व्यवसाय है या पेशे हैं कि हर एक पेशा है, बेसिकली बहुत सारे व्यवसाय हैं, तो आप हर चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। राज्य सार्वजनिक हित में कुछ प्रतिबंध यहाँ पे भी लगा सकता है, ठीक है। बुद्धि दौड़ाओ, क्या क्या प्रतिबंध लगा सकता है? पहला, किसी पेशे या व्यवसाय करने के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है।
अब मैं कहूँ मुझे तो जो है ना कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब चाहिए जी, ठीक है, मेरे को तो स्वतंत्रता दी गई है मेरे संविधान ने, मेरे को तो यही जॉब चाहिए। अब मुझे कंप्यूटर का जो है ना नाम भी नहीं पता, मुझे उसको यूज ही नहीं करना आता, तो मुझे वो पेशा नहीं दिया जा सकता ना। तो बेसिकली कुछ तकनीकी योग्यताओं की कंपल्शन हो सकता है कहीं पे, जो होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप वो तकनीकी योग्यता रखते हैं तभी उस पेशे को कर भी पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें इतना उलझना नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन आए तो हमें एलिमिनेट कर देना है। फिर है किसी व्यापार व्यवसाय, कोई जो भी हम व्यापार करते हैं, ठीक है, जो भी हम व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं या सेवा है, सर्विस सेक्टर है, को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस अधिकार में अनैतिक कृत्य, इसको मैं देख लूंगी बच्चों, इसको लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं। अच्छा, जारी रख सकता है कब? कब जारी रख सकता है? बिल्कुल सही है, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यापार को, व्यवसाय को, उद्योग को, सेवा को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से कब जारी रख सकता है? जब इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल ना हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवसाय अपनाता है जिससे महिलाओं की या बच्चों का दुरुपयोग हो या खतरनाक हो, ठीक है, जैसे खतरनाक औषधि या जो विस्फोट वाले जो कार्य हैं उनमें बच्चों को लगा दे, तो आपको रोक देगा राज्य, ऐसा काम नहीं करने देगा। या आप महिलाओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, आप अनैतिक जो व्यवसाय हैं उसमें संलिप्त हैं, तो राज्य आपको रोक सकता है। और आप ये नहीं कह सकते कि व्यवसाय तो मेरा मौलिक अधिकार है और मेरी मर्जी, मैं कुछ भी व्यवसाय करूं, ठीक है। तो ये कुछ युक्त प्रतिबंध है जिनके आधार पर आपको रोका जा सकता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। राज्य इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है, ठीक है। पूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकता है यदि पूर्णतः अनैतिक है तो। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पे आपको लाइसेंस दिखाना, भाई कुछ जैसे खतरनाक विस्फोटों से संबंधित आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कुछ लाइसेंस वाले क्षेत्र हैं जहां पे आप लाइसेंस के बाद ही वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। युक्त प्रतिबंध आपको समझ में आया कि कोई भी व्यवसाय तो करो लेकिन उससे अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, या किसी वर्ग का, किसी समूह का आप शोषण नहीं कर सकते अपने व्यवसाय के आधार पे, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को 19 जो है ध्यान रखनी है। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बार बार पढ़ना है, यहां से पूछा जाता है। बेसिकली 3-4 फेवरेट टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी है, या तो आपसे हड़ताल का अधिकार के ऊपर क्वेश्चन करती है, या फिर वो आपसे जो है प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर क्वेश्चन करती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 19 या पूरा 19 आप लोगों को क्लियर हुआ? बेयर एक्ट वाला जो मैंने होमवर्क दिया है उसको मत भूलना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आर्टिकल को साथ के साथ देख लोगे ना तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। और पकड़ के 5-10 लोगों को सुना डालना, भाई 19 ए में ये है, बी में ये है, और ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, देखो हमको कितना नॉलेज है। तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा आपका और आपको चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो अगला है दोस्तों, अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण, आर्टिकल 20 हम अब पढ़ रहे हैं, 19 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण है, पहले पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, जो दोषी व्यक्ति है चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, फिर वही वाली बात आ जाती है, समझ गए होंगे, 15, 16, 19, 29 और 30, ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा सब इनको मैं गोल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे क्या लिख दिया, ठीक है। तो इसको छोड़ के ये जो आर्टिकल 20 है ये भारतीयों पे भी लागू, भारतीय नागरिकों पे भी लागू होगा, विदेशी या कंपनी सब पे लागू होता है। उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। कैसे, वो मैं बताती हूँ। 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, इसे बेसिकली इजी भाषा में क्या है, इजी लैंग्वेज क्या हो सकती है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें 3-4 चीजें आती हैं। इसको आप लोग एक बार मार्कर उठा लो फटाफट, आप लोगों की अनुमति हो तो, ठीक है। लिख के बताने से आप लोगों को भी थोड़ा सा ये पता लगता है कि कहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद ये हमने देखा 20। अब देखो इसमें कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, इसका मतलब क्या होता है, भूतलक्षी विधि प्रभावी, ठीक है, वो मैं बताती हूँ, ध्यान से पढ़ो। व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य
करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। भूतलक्षी विधि प्रभावी, लिख लो इसको, इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैं एक बार लिख दूं इसको, अभी बताती हूँ, समझो इस चीज को। जैसे कि मैंने कोई अपराध किया, ना 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 मैंने कोई अपराध नहीं किया। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, ठीक है, तो मान लो उसने आज अपराध किया, ठीक, उस अपराध के लिए आज सजा है, यहां पे लिखती हूं, ऊपर देखो, सजा है मान लो 7 साल की, ठीक है, और 2 साल बाद डिसीजन आते 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 एक तरीके से टाइम लग जाता है, और सेम कानून पे मान लो मर्डर है, भाई मर्डर है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, उदाहरण के तौर पे सजा है 7 साल की, और सरकार ने क्या किया, 2-3 साल बाद एक विधेयक लाई, संशोधन, और इसमें चेंज कर दिया कि भाई ये जो सजा थी ना, ये बढ़ा के हम 12 साल करते हैं, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने जो अपराध किया था वो इस नए कानून से पहले किया था, तो अपराध करने के समय जो कानून लागू था उस व्यक्ति को उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। उस व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। इस उदाहरण से हमने समझा कि यदि 7 साल की सजा थी उस संबंधित अपराध में और बाद में सरकार ने परिवर्तित करके उसे 12 साल कर दिया, तो उस व्यक्ति को 7 साल की ही सजा मिलेगी, ठीक है। भूतलक्षी विधि प्रभावी, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्ति या विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, ठीक है। कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको पहले अपराध नहीं माना जाता था और उस समय उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया और बाद में उसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया, तो आप उस व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जब उसने अपराध किया था वो जो आज अपराध है उस समय नहीं था। समझ गए इतनी सी बात को? कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे संजय दत्त का केस याद होगा, भाई फेमस पर्सनैलिटी है, संजय दत्त का केस याद होगा आप लोगों को। संजय दत्त, इरेज कर लिया, ऊपर देखो कहाँ गया मार्कर यार, मुझे तो नहीं दिख रहा मार्कर, ये रहा। संजय दत्त का केस याद करो। 2 तरीके के कानून हैं, एक टाडा, पहले था पोटा। पोटा है 2002 का। टाडा में थोड़ी और स्ट्रिक्ट सजाएं थी, पोटा में थोड़ा सा उसे लिबरल कर दिया गया। अब संजय दत्त वाला मामला 1992-93 के आसपास का है, तो टाडा लगा संजय दत्त पे, टाडा लगा। अब जब सजा होते होते पूरी कार्यवाही में समय लगता है, पोटा आ गया 2002 में, तो संजय दत्त के ऊपर पोटा के तहत कार्यवाहियां नहीं की गई। ये टाडा क्या है, पोटा क्या है, जब मैं आर्टिकल 22 आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि कुछ निवारक निरोध से संबंधित सरकार कानून लाई है समय समय पे, ये वही है, घबराना नहीं है, नए बच्चे विशेषकर। तो संजय दत्त के ऊपर टाडा के तहत कार्यवाही की गई क्योंकि उसने जो अपराध किया था वो उस समय किया था जब टाडा एक तरीके से क्रियान्वित था। पोटा बाद में भले ही आया, तो संजय दत्त के ऊपर कार्यवाही टाडा के तहत हुई, ना कि पोटा के तहत, ठीक है। तो भूतलक्षी विधि प्रभावी, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दूसरा, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने वाले समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। वही एग्जाम्पल ध्यान रखना, यदि 7 साल थी पहले और अब 12 साल है और अपराध किया था उस समय जब 7 साल थी, तो सजा जो है ना 7 साल ही मिलेगी, 12 साल नहीं मिलेगी। अब आप कह दो कानून चेंज हो गया इस अपराध में, अब जो है 12 साल की सजा है और हम आपको 12 साल की सजा ही देंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 में क्लियरली बोला गया है कि भाई भूतलक्षी विधि प्रभावी, जिस समय जो अपराध करने पे जो सजा का प्रोविजन है, उसी सजा के प्रोविजन के अनुसार ही आपको दंड मिलेगा। समझ में आई इतनी बात? टाडा पोडा से आप याद कर लेना उसको। दूसरा है 20 एक हो गया, 20 है दोहरी क्षति नहीं, दोहरे दंड का निषेध, इसको आप ध्यान रख लेना। दोहरे दंड
का निषेध। इसका क्या मतलब है दोस्तों, दोहरे दंड का निषेध? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। जो बच्चे हैं, एक बार अंधा कानून था ना उस मूवी का नाम, जिसमें एक बार उसको सजा हो जाती है किसी के मर्डर के लिए, फिर वो जो है ना 20 साल की सजा काट के आता है, 10 या 20 साल की सजा काट के जेल से बाहर निकलता है और फिर मारता है उस आदमी को, ठीक है। मतलब किसी के मर्डर के संदर्भ में किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है और उस व्यक्ति का खून हुआ ही नहीं था, गलत तरीके से बेसिकली फंसा के और उसे सजा दिलवा दी। तो जब वो जेल से बाहर निकलता है तो फिर वो उस आदमी को मारता है, और इसका एक रीजन क्या था कि भाई मुझे ऑलरेडी सजा मिल चुकी है इस आदमी को मारने के एवज में, ठीक है, अब मैं सही में ही मार देता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि अब दोबारा दंड तो मुझे मिलेगा नहीं। एक ही कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए आपको एक बार से अधिक दंड नहीं मिल सकता, आपको एक ही बार दंड मिलेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, अंधा कानून याद कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, जो पुरानी मूवीज के शौकीन है उन लोगों ने। आजकल की जनरेशन तो भाई अलग ही लेवल है उनका, वो पुरानी मूवीज नहीं देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो दोहरी क्षति नहीं, एक व्यक्ति को एक से अधिक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना, बताऊंगी आगे, पहले स देख लेते हैं। अभिशंसन नहीं, यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट। व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो स्वयं के विरुद्ध गवाही दे कि हाँ मैंने खून किया है। भाई ये बार बार मैंने नहीं, मतलब वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसने खून किया है या उसने जो भी अपराध किया है वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, ठीक है। तो भूतलक्षी विधि प्रभावी ध्यान रखना है, दोहरे दंड का निषेध ध्यान रखना है, और स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट की अवधारणा ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको इसमें। दोहरी क्षति वाला जो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसका एक अपवाद क्या होता है, दोहरा दंड, ये बेसिकली कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में ही उठाया सकता, विभागीय, जैसे यदि आपराधिक कार्यवाही हो ना, कोई आपने आपराधिक कृत्य किया है, किसी व्यक्ति ने आपराधिक कृत्य किया है, तो तो उसे दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। तो इसमें आपराधिक कृत्य ही शामिल है, विभागीय कार्यवाही या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकती, चूंकि न्यायिक प्रवृत्ति के नहीं है। इसको मैं इजी भाषा में समझाती हूँ, समझिए एक बार, इसको इरेज कर लूं फटाफट, इजी भाषा में समझाती हूँ। अब जैसे विभागीय कार्यवाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें दोहरा दंड दिया जा सकता है। जैसे भाई सिविल मामलों में, जैसे कि भाई क्या किया आपने, कोई गड़बड़ की, आप नौकरी कर रहे हो, आपने कोई गलत काम किया या कोई गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है, तो आपको नौकरी से भी निकाल देंगे, नौकरी से भी निकाल देंगे, ठीक है। अब आप कहोगे जी हो गया, मेरे को एक दंड दे दिया, दोहरे दंड का निषेध नहीं, दोहरे दंड के निषेध की व्यवस्था की गई है, तो सिविल मामलों में नहीं की गई है। आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। आपको कहेंगे कि आप जो है ना 2-5 लाख रुपए, आपने क्या किया, इस रूल का उल्लंघन किया है। तो ये जो दोहरे दंड का निषेध है बच्चों, इतना ध्यान रखना, ये केवल आपराधिक मामलों में ही लागू होता है, विभागीय या सिविल मामलों में लागू नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे दोहरा दंड दिया जा सकता है, आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। इसको इस एग्जाम्पल से ध्यान रखना। अब आपको पीटी में क्वेश्चन देके फंसा सकता है कि जो दोहरे दंड का निषेध है वो आपराधिक के साथ साथ विभागीय जो मामले हैं, जो सिविल मामले हैं, उसमें भी लागू होता है, यानी दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। तो आंसर सही होगा कि गलत होगा, आप लोगों को बताना है, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैंने आप लोगों को क्या क्या करवाया, आर्टिकल 21 मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगी दोस्तों, आर्टिकल 23-24 बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगी। बेसिकली मैंने आप लोगों को आज क्या करवाया, आर्टिकल 17 के बारे में बताया, 18 के बारे में बताया, 19 के बारे में बहुत अच्छे से बताया और 20 के बारे में आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है, बेयर एक्ट से पढ़ना है। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, वहां आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लेना। यहां तक मौलिक अधिकारों को हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्यों,
एक तो ना चीजें नई होती हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए चीजें नई होती हैं, उनको समझने में थोड़ा समय लगता है। और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखिए, एक ही दिन में हम पहाड़ पे नहीं चढ़ जाते बच्चों। अगर आपको चीजें थोड़ी कम उसमें आ रही हैं कि हम इतना याद कैसे करेंगे, तो होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करेंगे, तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे 6 महीने में, 8 महीने में। ठीक है, तो उस लगन के साथ पढ़ते रहिए। मौलिक अधिकारों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से बढ़ाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट आता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को बस मेहनत करते रहना है पूरे लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, और आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में मैं आप लोगों के साथ हूँ। यकीन मानिए, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक मेहनत मैं आप लोगों के ऊपर करूंगी, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, फटाफट मैं बता दूं, सबमिट होने वाली है 20 और 21 फरवरी को। रजिस्टर कीजिए। बहुत अपने अपने क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोग आप लोगों के सामने आएंगे, अपने विचार रखेंगे, तो उसको ज्वाइन करें आप। साथ ही दोस्तों, यदि आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो ललिता YT कोड का यूज करें। आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हौसला बढ़ता है दोस्तों, और मेहनत करने की प्रेरणा जगती है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, स्पेशल क्लास ध्यान रखनी है। स्पेशल क्लास 5 बजे डेली मेरी स्पेशल क्लास होगी। जिन लोगों को पॉलिटी बेसिक से पढ़ना है, या जिन लोगों को अपनी अवधारणात्मक समझ बनानी है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं पॉलिटी, लेकिन अपनी अवधारणात्मक समझ और ठोस बनानी है, तो आप मेरे साथ स्पेशल क्लास में जुड़िए। 5 बजे शाम में, फ्री है बिल्कुल। इसके साथ ही दोस्तों, मुझे unacademy_ललित_कुमारी टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करें। आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सजेशन है, तो आप प्लीज मुझे दें। मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपके साथ हूँ। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ललिता YT कोड का यूज करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।